अक्सर हम सोचते हैं कि कला यानी आर्ट क्या है? सिर्फ दीवारों पर टंगी एक खूबसूरत तस्वीर? शायद नहीं। कभी-कभी कला एक जंग का मैदान बन जाती है, एक राष्ट्र की आत्मा के लिए, खासकर उन दौर में जब वो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा हो। ये कहानी है भारतीय कला की, जहां पहचान के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई। तो सोचिए जरा, क्या कला सिर्फ सजावट है, या फिर ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी आवाज को बचाने की एक लड़ाई है? देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था ब्रिटिश राज का एकदम नपातुला शाही अंदाज, और दूसरी तरफ भारत की मिट्टी से, उसकी जमीन से जुड़ी एक बिल्कुल नई, एक दमदार आवाज। और बस इसी टकराव ने जन्म दिया मॉडर्न इंडियन आर्ट को। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साम्राज्य के दौर से, जब कला पर ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा था। हुआ ये कि 18वीं सदी आते आते हमारी पारंपरिक मूर्तिकला की जो परंपरा थी, वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगी थी। उसे अंग्रेजों से कोई सपोर्ट, कोई बढ़ावा नहीं मिला, और इससे एक तरह का खालीपन सा पैदा हो गया था। अब इस खालीपन को अंग्रेजों ने अपनी कला से भर दिया। उन्होंने पूरे भारत में आर्ट स्कूल खोले, जहां यूरोप की एकेडमिक स्टाइल सिखाई जाती थी। रियलिज्म यानी यथार्थवाद पर बहुत जोर था। इसका नतीजा, जो अमीर भारतीय थे वो अपने घरों में विदेशी मूर्तियां रखना एक स्टेटस सिंबल समझने लगे थे। और तो और उन्होंने आर्किटेक्चर की एक नई शैली भी बनाई, जिसे इंडो सार्सेनिक कहा गया। ये एक हाइब्रिड स्टाइल थी। मतलब इसमें डिजाइन तो भारतीय थे, लेकिन उसका पूरा ढांचा, उसकी आत्मा ब्रिटिश थी। ये देखने में तो भारतीय लगती थी, पर असल में ये साम्राज्य का ही एक टूल थी। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वे शाही उपस्थिति के परिष्कृत प्रतीक थे। मतलब हर एक मेहराब, हर एक गुंबद ब्रिटिश ताकत का ऐलान कर रहा था। लेकिन जैसा कि होता है, जब दबाव बढ़ता है तो एक रिएक्शन भी होता है। इसी शाही दबदबे के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली सांस्कृतिक विद्रोह शुरू हुआ। ये आत्मनिर्भरता के लिए एक कलात्मक आंदोलन था। इस विद्रोह का केंद्र बना बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ये कोई आम स्कूल नहीं था, ये एक पूरा का पूरा मूवमेंट था, जिसने साफ साफ कह दिया, हमें पश्चिमी कला का भौतिकवाद नहीं चाहिए। हम एक ऐसी कला बनाएंगे जिसकी जड़ें भारत की अपनी आध्यात्मिक परंपराओं में हों। इन दोनों शैलियों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पश्चिमी कला हर चीज को बिल्कुल असलियत की तरह दिखाने पर जोर देती थी, वहीं बंगाल स्कूल की कला आध्यात्मिक थी, रोमानी थी। वो मुगल और अजंता जैसी हमारी अपनी परंपराओं से प्रेरणा ले रही थी। इस सांस्कृतिक क्रांति के पीछे दो बड़े दिमाग थे। एक तो कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर, और दूसरे एक अंग्रेज कला प्रशासक ई.बी. हेवल। ये हेवल ही थे जिन्होंने भारतीय कलाकारों को अपनी जड़ों की तरफ वापस देखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस टकराव ने सिर्फ हमारे अतीत को जिंदा नहीं किया, बल्कि कुछ एकदम नया और आधुनिक भी बनाया। और यहीं से शुरू होती है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की कहानी। और इस नई राह के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक थे राम किंकर बेज। उन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, और सही मायनों में उन्होंने ही मूर्तिकला को महलों से निकालकर आम लोगों के बीच सड़कों पर ला खड़ा किया। उनके सबसे यादगार कामों में से एक है संथाल परिवार। यह भारत की पहली विशाल पब्लिक मूर्तियों में से एक थी। और जानते हैं खास बात क्या थी? बैजो ने इसे संगमरमर या कांसे से नहीं, बल्कि सीमेंट और कंक्रीट जैसे औद्योगिक मटेरियल से बनाया। मतलब आम आदमी की कहानी आम आदमी के मटेरियल से। उनकी एक और जबरदस्त रचना है मिल कॉल। इसमें चावल मिल की मजदूर महिलाएं हैं, जो मिल का सायरन सुनते ही तेजी से काम पर भाग रही हैं। आप उस गति को, उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये कला सिर्फ सुंदर नहीं थी, ये जीवन की सच्चाई दिखा रही थी। अब आते हैं एक और बहुत ही अहम मूर्तिकार पर, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। वो पढ़े तो बंगाल स्कूल में थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक बिल्कुल अलग राह बनाई। उनकी कला में मानव संघर्ष और वीरता का एक नाटकीय अंदाज था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है श्रम की विजय। इसमें 4 मजदूरों को एक बड़ी चट्टान हटाने के लिए जी जान लगाते हुए दिखाया गया है। ये इंसानी जज्बे और सामूहिक मेहनत की ताकत का प्रतीक है, और इसे चेन्नई के मरीना बीच पर स्थापित किया गया था, उसी जगह जहां भारत का पहला मजदूर दिवस मनाया गया था। कितना शक्तिशाली कनेक्शन है।
रॉय चौधरी ने पटना में शहीद स्मारक भी बनाया। ये उन युवा छात्रों को एक बहुत ही मार्मिक श्रद्धांजलि है जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी जान दे दी थी। ये वो 7 युवा थे जो पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में शहीद हो गए थे। उमाकांत, रामानंद, देवीपद, राम गोविंद, राजेंद्र, सतीश और जगतपति। ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये आज़ादी के संघर्ष में दिए गए बलिदान की याद दिलाते हैं। तो इस पूरे सफर का नतीजा क्या निकला? इसने भारतीय कला के लिए एक ऐसी स्थायी विरासत छोड़ी, एक ऐसी पहचान जो औपनिवेशिक छाया से अब आज़ाद थी। इस पूरी यात्रा को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले आया औपनिवेशिक प्रभाव, फिर उसका राष्ट्रवादी जवाब और आखिर में एक संश्लेषण जहां भारतीय कलाकारों ने वैश्विक आधुनिकता को अपनी जमीनी हकीकत के साथ जोड़कर एक बिल्कुल नई कला को जन्म दिया। तो इस नई कला की पहचान क्या बनी? ये परंपरा के बंधनों से आज़ाद थी। इसमें विषय और माध्यम चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी। इसने सीमेंट और स्टील जैसे नए मटेरियल को अपनाया और सबसे बढ़कर इसने राजा महाराजाओं की जगह आम आदमी के जीवन और उसके संघर्ष को कला का नायक बनाया। लेकिन क्या यह संघर्ष अतीत की बात हो चुका है? शायद नहीं। आज के वैश्विक भारत में ये सोचना लाजमी है कि क्या कला अपनी ज़मीनी हकीकत को दिखा रही है या फिर वैश्विक बाजार के दबाव में अपनी आवाज़ खो रही है। पहचान की ये लड़ाई आज भी जारी है।